रेहान तलाकशुदा से क्यों शादी करना चाहता था? रेहान को मैं क्या जवाब दूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसने मुझे मुश्किल में डाल दिया है। मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती, पर वह है कि मेरे पीछे ही पड़ गया। मुझसे शादी करना चाहता है। मैं दोबारा उन मर्दों को सहन नहीं करना चाहती जो मैं पहले सहन कर चुकी हूँ। अब सब ठीक ठाक चल रहा है। मेरी ज़िंदगी सही दिशा में चल रही है। मैं खुश हूँ और मेरी बेटी भी। रेहान जानता है कि मैं तलाकशुदा हूँ और मेरी एक बच्ची भी है 5 साल की। फिर भी वह मुझसे शादी करना चाहता है और मेरी बेटी को भी अपनाना चाहता है। पर शादी करके मैं दोबारा उस पीड़ा में नहीं पड़ना चाहती जिससे मैं निकल कर आई हूँ। रेहान पूछता है कि आखिर बात क्या है? तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती हो? वजह क्या है? मैं क्या बताऊँ? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। वजह बताऊँ भी या नहीं बताऊँ भी? तो किस तरह, कहाँ से हिम्मत लाऊं? क्या इन दागों के बारे में उसे बता दूं? दाग, हाँ, यह दाग जो मिटने का नाम ही नहीं ले रहे। अब यह दाग दिख रहे हैं यहाँ मेरे सीने पर। मैं पहली शादी भी नहीं करना चाहती थी इन्हीं दागों के चलते, पर मेरी मम्मी नहीं मानी, मेरे पीछे ही पड़ गई। मैं समझाती मेरी बेटी शादी के बिना एक औरत अधूरी है, शादी के बगैर उसकी ज़िंदगी जहन्नुम बन जाती है। तू शादी कर ले। तेरे दोनों भाइयों का क्या भरोसा, तुझे कब तक सहारा देंगे? अभी तेरी भाभी का भी मिजाज बढ़िया है, आगे चलकर भाभी तुझे बोझ समझने लगेगी तो। पर यह दाग, मैं मम्मी का ध्यान दागों की ओर दिलाते हुए कहती, मम्मी इन दागों का क्या करूं? मैं तो यह मिटने का नाम ही नहीं लेते, ऊपर से देखने लगते हैं। समय समय पर भी आप कहती हैं मैं शादी कर लूं, क्या यह दाग छिपेंगे? क्या यह दाग मेरे शोहर को दिखाई नहीं पड़ेंगे? अम्मी चुप साध लेती, फिर रोने लगती। मेरी बेटी, इनका जिक्र मत किया करो, यह दाग है जो तेरे सीने पर मगर जलन अब भी देते हैं। तब आप ही बताइए कि इनके रहते मैं कैसे शादी कर लूं? नहीं बेटी, तू शादी ज़रूर कर, तुझे मेरी कसम। मेरी ज़िंदगी को यही तमन्ना है। आखिर मैं हार गई, मैंने शादी के लिए हाँ कर दी और मेरी शादी धूमधाम से हो गई आरिफ के साथ। पहली रात को मुझे देखकर आरिफ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आरिफ मुझसे कस्में वादे करने लगे, जहान भर की खुशियाँ लाकर मेरे कदमों में रख देने को बेताब हो उठे। आरिफ को कुछ देखकर मैं भी खुश हो गई, पर मेरी खुशी कुछ पलों की ही थी। शादी के दूसरे दिन जब मैं आरिफ की बाहों में थी और यह मुझे चांद तारों की सैर करा रहे थे, अचानक ज़मीन पर आ गिरे धड़ाम से और करवट बदल ली। मुझे कसम आहट हुई। क्या बात हुई? क्यों हट गए? मैंने अपनी बाहों में भरना चाहा, झटक दिया और दूर जाकर बैठ गए। क्या बात है, आप नाराज़ क्यों हो गए? यह दाग कैसे है? मुझे होश आया, मेरी नज़र मेरे सीने पर गई। मैं दहल गई। मैंने उसे दुपट्टे से ढक लिया। कैसे? यह दाग बहुत ख़राब लग रहे हैं। सारा मूड चौपट कर दिया। किस तरह के हैं यह दाग? मैं आरिफ को अपने आगोश में लेते हुए बोली, यह दाग चाय के हैं। चाय के? जी। मैं अब छोटी थी, यही तक करीबन 5 साल की। मेरे सीने पर खोलती हुई चाय गिर गई थी। पूछो मत, मैं तड़प कर रह गई। इनका इलाज नहीं हुआ था? इलाज हुआ था और यह तक करीबन ठीक भी हो गए थे। पर क्या? एक दिन इन जख्मों पर मैंने एक क्रीम लगा ली थी, तभी से यह दाग सफ़ेदी में बदल गए। बहुत इलाज करवाया मगर सफ़ेद बन गया ही नहीं। कहीं यह दाग बेदाग तो नहीं जिसका ताल्लुक खून से होता है? ना बाबा ना, वे दाग नहीं हैं जो आप समझ रहे हैं। यह तो जले के निशान हैं। मैं अपने आगोश में भरकर चुप्पी रहने लगी, प्यार देने लगी। तभी कुछ देर ही हुई थी कि उनका हाथ मेरे सीने पर आ गया। देखकर उनका मूड खराब हो गया। वह दूर हट गए, वह मुझसे दूर रहने लगे। वह मुझसे नफ़रत तो नहीं करते थे, पर मोहब्बत भी नहीं करते। मुझे रुपए पैसे भी देते थे मगर प्यार नहीं। जब भी प्यार देने की कोशिश करती, दूर हट जाते थे। फिर सुबह मेरे हाथ से चाय भी नहीं लेते। चाय का नाम सुनकर उन्हें मेरे सीने के दाग याद आ जाते। इसी बीच मुझे एहसास हुआ कि मेरे अंदर कोई नन्हा वजूद पनप रहा है। मुझे खुशी हुई, पर आरिफ को नहीं। उन्होंने एक फ़ैसला ले लिया था, वह था मुझे तलाक देने का। उन्होंने मेरी खोख में पनप रहे वजूद को तहस नहस करवाना चाहा। मुझे रजामंद करने में पूरी ताकत झोंक दी, पर मैं नहीं मानी और जीती रही। इसी वजूद के सहारे आखिरकार उस वजूद ने दुनिया में आंखें खोली। मेरा सूनापन कम हो गया। मैं उस वजूद से हंसने बोलने लगी, अपने गम को भूलने की कोशिश करने लगी। धीरे धीरे मेरी बेटी मेरी सहेली बन गई। अभी मेरी बेटी 2 साल की ही थी
कि यह हादसा हुआ। मैं अपने मायके में आई हुई थी। मेरे बड़े भाई के लड़के का मुंडन था। आज भी आए हुए थे। रात को खाना खाने के बाद रिहान की आदत है पान खाने की। उस रात में मेरे मोहल्ले की एक पान की दुकान पर पान खाने पहुँचे तो मेरी ज़िंदगी में मानो कयामत सी आ गई। वही पान की दुकान पर आरिफ ने मेरे बारे में सुना। क्या रंजीत ने उन्हें सुनाया गया। मेरे बारे में बातें सुनकर भी चकरा गए। गिरते पड़ते वह घर वापस आए तो मैं उनके चेहरे को देखकर भाग गई कि हो ना हो कोई अनहोनी हुई है। मैं उनके पास पहुंची, पूछने लगी कि क्या बात है। आरिफ कुछ नहीं बोले। मेरे घर चुपचाप ही रहे, गुमसुम। पर दूसरे दिन घर आकर कोहराम मचा दिया। ऐसा कोहराम कि आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए। मस्जिद के पेशमाइश साहब, मदरसे के मौलाना और मोती जैसे बड़े लोग भी बुलाए गए। और मेरे घर में मेरे वालिद साहब व दोनों भाई भी। बेचारी अम्मी भी रोती हुई आई और देखती ही कि मेरी आंखों में आंसू झरझर बहने लगे। अम्मी ने मुझे गले से लगा लिया। समझ गई कि क्या हुआ होगा। बाहर घर के सामने चबूतरे पर पूरी पंचायत, जमाती मौलाना साहब, मेरे ससुर बोले, हाजी साहब आपने हम सबको क्यों याद किया, क्या बात है। मेरे ससुर ने अपना चेहरा झुका लिया, कुछ ही बोल नहीं पाए। मौलाना साहब ने दोबारा पूछा, आखिर बात क्या है हाजी साहब। मेरे ससुर ने अपना चेहरा धीरे से ऊपर उठाया और आरिफ की ओर संकेत किया। इससे पूछे पंचायत इसी ने बुलाई है। मैंने नहीं, यह मौलाना साहब ने आरिफ से पूछा। अरे बेटा क्या बात है, क्यों जहाँ मत की है। हम लोगों को आए बड़े अदब से खड़े हुए और बोले, मौलाना साहब मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझसे झूठ बोला गया है। मस्जिद के पेशमाइन साहब बोले, बेटा किसने तुम्हें धोखा दिया है, किसने तुमसे झूठ बोला है। आरिफ तेज में बोले, मेरी बीवी ने मुझसे झूठ बोला है और धोखा दिया है। मेरी ससुराल वालों ने भी। साहब बोले, अरे बेटा तुम्हारी बीवी ने तुमसे क्या झूठ बोला है, ससुराल वालों ने तुम्हें कैसे धोखा दिया है। हजरत यह बात आप मुझसे नहीं मेरी बीवी से पूछिए। पूरी महफिल में सन्नाटा पसर गया। मेरे अब्बू, मम्मी और भाइयों की ही नहीं, मेरे ससुर का भी चेहरा शर्म से झुक गया। मेरी अम्मी तड़प पड़ी, परिंदे के पीछे खड़ी मैं भी सिसक पड़ी। मुफ्ती साहब बोले, बताओ बेटी क्या बात है। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मेरी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। होठ थरथराने लगे, जिस्म का उठा। मुझसे बोला नहीं गया, बोलती भी क्या। आरिफ खड़े हुए और द्वेष में बोले, हजरत यह क्या बोलेगी, बोलने लायक ही नहीं है। यह सिर्फ यही नहीं, इसके घर वाले भी। मेरी अम्मी का रोना और बढ़ गया। मेरे अब्बू भी फपक पड़े। भाइयों को गुस्सा आया, उनकी मुट्ठियां भिंच गई, पर अब्बू ने उन्हें चुप रहने का संकेत दिया। और मैं सोच रही थी कि यह धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं, पर ऐसा होना नामुमकिन था। इमाम साहब बोले, क्या बात है, मुझे बात भी तो पता चले। मेरी बीबी के सीने पर दाग हैं, उजले उजले, चर्बी जैसी दिखाई पड़ती हैं। नज़र पड़ते ही मुझे घिन आती है। पंचायत में दोबारा सन्नाटा छा गया। बोलते रहे, यह बात मुझसे छुपाई गई है, हम लोगों को नहीं बताई गई। इतना कहकर आरिफ थोड़ी देर शांत रहे, फिर बोले, और जब मुझे इसका जानकारी हुई तो मुझे मेरी बीबी ने बताया कि यह दाग चाय के हैं, जबकि यह एक साथ नहीं, मुँह खुले, जबकि यह दाग तेजाब के हैं। पंचायत में खलबली मच गई। आरिफ ने आगे बताया, कल मैं खैराबाद अपनी ससुराल में था। वही एक पान की दुकान पर मैंने दो लड़कों को आपस में बातें करते हुए सुना। मैं नहीं जानता कि वह लोग कौन थे। उनमें से एक ने दूसरे से पूछा कि यार उस लड़की का क्या हुआ। दूसरा बोला कि कौन सी लड़की। पहला लड़का बोला कि वही हाजी हसरत साहब की लड़की जिस पर एसिड अटैक हुआ था। दूसरा लड़का बोला कि अरे उसकी तो शादी हो गई, 2-2.5 साल हो गए हैं, अच्छा सोहर पाया है। उसने इतना सुनना था कि मेरे होश उड़ गए। आगे उन लोगों ने क्या बात की मैं नहीं जानता, लेकिन हजरत मैं यह जानता हूँ कि मैं कहीं का नहीं रहा। पहले तो किसी तरह एक साथ बसर हो रही थी, मगर अब हम साथ नहीं रह सकते। मुझे इस झूठी औरत से निजात दिलाइए। आरिफ अपनी बात पूरी करके बैठ गया। पंचायत में कानाफूसी होने लगी। थोड़ी देर के बाद मुफ्ती साहब बोले, हाजी साहब आप कुछ बताएंगे, क्या मामला है, हमें कुछ समझ नहीं आया। एसिड अटैक कब और क्यों कैसे। अब्बू हिम्मत करके खड़े तो हुए, पर थर थर कांपने लगे। उनसे बोला नहीं गया। ज़मीन में भी अम्मी से बोला गया, वो उसने भी कुछ नहीं बोला, बस खड़ी खड़ी रोती रही। आखिर में
मैं खड़ी हुई। मेरे घर वाले धोखेबाज हैं या नहीं मैं नहीं कह सकती। हाँ, मैं यह ज़रूर कह सकती हूँ कि मैं झूठी हूँ और मैंने झूठ बोला है मुझे साफ साफ बता देना चाहिए था। इन लोगों के बारे में बताना चाहती थी पर मुझे कोई सूरत नहीं नज़र आ रही थी। सुन रहे हैं आप, मैं बोली। आरिफ ने खड़े होकर बड़े गुस्से से कहा, यह और इसके घर वाले इसी तरह लच्छेदार बातों में उलझा देते हैं, झूठ पर झूठ बोलते हैं, झूठे दो कोई बाज कहीं के। मुफ्ती साहब बोले, आरिफ खामोश रहिए, अदब से पेश आइए। झटपट आकर बैठ गए। मुफ्ती साहब ने मुझसे पूछा, बेटी दाग का राज क्या है, बताएंगी आप? मैं फपक पड़ी। ऐसा लगा जैसे दाग जलन पूरे शरीर में दौड़ गई। मैं बोली, मैं उस वक्त 11वीं जमात में पढ़ती थी, एक हिसाब से दुनिया जहान से अनजान थी। मैं अब्दुल कलाम आज़ाद गर्ल्स इंटर कॉलेज में रोज़ाना अपनी चचेरी बहन के साथ पढ़ने जाया करती थी। मेरी चचेरी बहन भी उसी स्कूल में पढ़ाया करती थी। इतना कहकर मैंने थोड़ी सी सांसें भरी और दोबारा कहना शुरू किया, मेरी चचेरी बहन की शादी जिस आदमी से हुई थी वह ठीक नहीं था, जुहारी शराबी था, उसको मारता पीटता भी था, इसीलिए उन्होंने तलाक लेना चाहा। वह शख्स तलाक लेने के लिए राजी नहीं हुआ। बहन बेचारी मायके में बैठी रही और कॉलेज में पढ़ाने लगी। मैंने फिर थोड़ा दम लिया और आगे बोली, हर दिन की तरह उस दिन भी हम दोनों खुशी खुशी कॉलेज जा रही थी। हम लोग कॉलेज पहुंचने वाले ही थे कि बहन ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी तरफ खींचा और चिल्लाते हुए बोली कि भागो भागो। मैंने देखा सामने वही जालिम शख्स खड़ा था। वह पहले भी एक दो बार बहन के सामने आ चुका था, उनका रास्ता रोक चुका था, उन्हें ज़बरदस्ती अपने घर ले जाना चाहता था। हमने सोचा कि वह आज भी वही हरकत करेगा तो हम दौड़ पड़ी। बहन आगे आगे दौड़ रही थी और मैं उनके पीछे पीछे दौड़ती हुआ वह शख्स बहन के पास तक पहुंच गया। उसने एक हाथ से बहन का नकाब खींच लिया। बहन को ठोकर लग गई, वही सड़क पर गिर पड़ी। उस जालिम ने झोले से तेजाब की बोतल निकाली और उसका ढक्कन खोलकर एक झटके से उनके चेहरे पर उधेड़ दी। मैं भी तब तक उनके करीब पहुंच चुकी थी। तेजाब के छींटे मेरे चेहरे पर तो नहीं पड़े पर हाँ, मेरे सीने पर जरूर आ पड़े। मेरा सीना झुलस गया, मैं गश्त खाकर गिर पड़ी। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में थी। मैंने बहन के बारे में पूछा तो पता चला कि उनकी मौत हो गई है। अस्पताल पहुंचते ही मेरी दुख भरी कहानी सुनकर पूरी पंचायत में खामोशी छा गई। आज की तरह की खामोशी, लोगों की हमदर्दी मेरे साथ, पर फैसला मेरे हक में ना रहा। फैसला रहा आरिफ के हक में। मेरे घर वालों की सच्चाई छुपाने और मेरे झूठ बोलने की वजह से मेरा तलाक हो गया। मैं अपने घर वालों के साथ मायके चली। यह मेरे लिए अच्छी बात है कि मैं अपनी बच्ची के बगैर एक पल जिंदा भी नहीं रह पाती। मैं बीएड तो पहले से ही थी और आईटी भी अभी 1 साल पहले सहायक अध्यापकों की जगह खाली निकली तो मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया। यही 10 किलोमीटर की दूरी पर मेरी एक प्राथमिक विद्यालय में पोस्टिंग भी हो गई। वही मेरी मुलाकात रेहान से हुई। रेहान पास के एक माध्यमिक स्कूल में सहायक अध्यापक हैं। जब से मुझे देखा है अपने अंदर मोहब्बत का जज्बा पहले बेटा है। मुझसे मोहब्बत का इजहार भी किया है और शादी करने की इच्छा भी जाहिर की है। मैंने ना तो उसके प्यार को स्वीकार किया है और ना ही उसकी शादी के प्रस्ताव को। मैं दोबारा उस दर्द को नहीं झेलना चाहती।